नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एमएसएमई एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट को अगर हम साथ जोड़ के पढ़ें तो एक नया कानून जो है पार्लियामेंट ने पास किया था फाइनेंस एक्ट 2023 में, जिसमें जो इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 43B और उसका जो क्लोज एच है, उस क्लोज से पूरे के पूरे जो सर्कल है, जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं और जो प्रोफेशनल्स का जो सर्कल है, उसमें काफी ज्यादा डिबेट और डिस्कशन हो रहा है 43BH के ऊपर। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि 43BH के एक्चुअल इंप्लीकेशंस क्या हैं और किन किन लोगों को ये इंपैक्ट करेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एमएसएमई जो एक्ट है हमारा, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये ऑब्जेक्टिव है कि जो छोटे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रोटेक्शन देना, उनको हैंड होल्डिंग देना, ताकि उनकी कोई पेमेंट बड़ा एंटरप्राइज, कोई बड़ी एमएनसी या बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर उनकी पेमेंट्स को होल्ड करता है, पेमेंट नहीं करता है, तो उस तरीके की प्रोटेक्शन उनको दी जाए। अभी तक एमएसएमई एक्ट की जो इंप्लीमेंटेशन थी वो ट्रू स्पिरिट में नहीं हो रही थी, तो इसको लेके पार्लियामेंट ने क्या किया कि इनकम टैक्स एक्ट को ही अमेंड कर दिया। और वो अमेंडमेंट जो है, वो अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2023 से जो फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ है 23-24, उस फाइनेंशियल ईयर में असेसमेंट ईयर 24-25 में लागू होने जा रही है। अब समझने की कोशिश ये करते हैं कि एज अ प्रोफेशनल और एज अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, या फिर अगर हम परचेज करते हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से, अगर मैं रेसिपिएंट हूं गुड्स का, तो क्या करना है, किस तरीके से इस पेमेंट क्लोज से हमें बचना है और उसको कंप्लायंस करना है। फ्रेंड्स, 43BH है वो ये कहता है कि अगर आपकी कोई माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज की कोई पेमेंट है और वो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2024 को, और वो पेमेंट आपने 45 डेज या 15 डेज तक अगर आपने नहीं करी है, तो आपका वो जो एक्सपेंडिचर है, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया है उस परचेज को, तो वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा और ये एक टेम्पोररी रिवर्सल होगा। उसके बाद आप जब उसको एक्चुअल पेमेंट करेंगे सप्लायर को, तो वो आपको अलाउ हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन से होते हैं, उनका क्या मतलब है, उनकी क्या डेफिनेशन है। फ्रेंड्स, माइक्रो का मतलब है बहुत छोटा और स्मॉल का मतलब है माइक्रो से थोड़ा बड़ा, उसके बाद मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस होते हैं। तो जो हमारा जो एमएसएमई एक्ट है उसमें इन्होंने डिफाइन किया है कि माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन सा है। दो क्राइटेरियाज हैं, पहला क्राइटेरिया है नेट इन्वेस्टमेंट का और दूसरा क्राइटेरिया है टर्नओवर का, नेट टर्नओवर का। अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, और आपकी इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ है तब आप माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं। लेकिन इसके बाद आता है स्मॉल एंटरप्राइजेस, यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 10 करोड़ है, यानी 10 करोड़ या उससे कम है लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा है, और आपकी जो नेट टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 50 करोड़ तक है। यानी नेट इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर दोनों हमें जोड़ के देखनी है। तो माइक्रो एंटरप्राइजेज और स्मॉल एंटरप्राइजेज की अगर आपकी कोई परचेज है फाइनेंशियल 23-24 में और वो आउटस्टैंडिंग है बियॉन्ड 45 डेज और 15 डेज, तो आपको ये जरूर चेक करना है कि वो पेमेंट आप 31 मार्च 2024 से पहले पहले कर दें, अदरवाइज वो एक्सपेंडिचर आपका डिसअलाउ हो जाएगा। करना क्या होगा, आपको जितने भी आपके सप्लायर्स हैं उसकी एजिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप अपनी बैलेंस शीट में, आपका जो सॉफ्टवेयर है जहां पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वहां आप चेक करिए कि आपके कितने क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग हैं। फॉर एग्जांपल, आपने आज जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 6 February 2024, फॉर इंस्टेंस आज हमारे बैलेंस शीट के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 करोड़ रुपए के क्रेडिटर्स हैं। 1 करोड़ के जो क्रेडिटर्स हैं उनमें से मैं उन क्रेडिटर्स को शॉर्ट आउट करूंगा जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से रिलेटेड हैं, और उनकी मुझे डिक्लेरेशन मंगवानी पड़ेगी उन सप्लायर से कि क्या वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं। तो अगर वो रजिस्टर्ड हैं
अंडर द कैटेगरी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस वो ट्रेडर नहीं होने चाहिए। जो ट्रेडर्स हैं वो इस जो उनका जो डिसअलाउंस है वो यहाँ पर कवर नहीं होगा। यहाँ पे जो कवरेज होगी वो होगी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री की। जो भी सप्लायर्स मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में हैं वो ही लोग यहाँ पे कवर होंगे। आपको क्या करना है, आपको अपने सारे सप्लायर्स जिनको आपको लगता है कि वो माइक्रो स्मॉल की डेफिनेशन में आ सकते हैं उनसे एक डिक्लेरेशन मंगा लीजिए। और मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि एक बार आप सबसे ही लिखवा लीजिए कि कौन कौन इसमें से माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है। अगर कोई है तो उसका सर्टिफिकेट मंगवा लीजिए। उसके बाद आप ये इंश्योर करिए कि उन किसी भी सप्लायर्स की पेमेंट बियॉन्ड, अगर तो आपका कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस पर पेमेंट टर्म्स 90 डेज की हैं, तो 90 डेज की पेमेंट टर्म्स आप नहीं चलेंगी। आपको एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम 45 डेज के अंदर उस इनवॉइस को पे करना है। और जहां पे ओरल एग्रीमेंट्स हैं, कोई पेमेंट टर्म्स हैं ही नहीं, तो आपको 15 दिन के भीतर भीतर उस इनवॉइस की पेमेंट आपको करनी है। तो 31 मार्च 2024 के दिन आप बैठ के देखिए कि आपके कौन से ऐसे सप्लायर्स हैं जो माइक्रो और स्मॉल के डेफिनेशन में आते हैं और उनकी पेमेंट आउटस्टैंडिंग है। एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 25 मार्च 2024 को किसी सप्लायर से माल खरीदा और वो माइक्रो और स्मॉल के डेफिनेशन में आता है, आपका उसके साथ 90 डेज का पेमेंट टर्म्स है, लेकिन क्योंकि अब 90 डेज की पेमेंट टर्म्स नहीं चलेगी तो 25 मार्च 2024 से लेकर 45 दिन का क्रेडिट आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो आप 5-6 डेज आपने यहां आप कंज्यूम कर लिए मार्च के, और उसके बाद जब आप अप्रैल में जाएंगे और मई में जाएंगे तो जिस दिन वो पेमेंट ड्यू होगी, मई में जब वो पेमेंट आपकी ड्यू होगी तो आपको उस पेमेंट को 45 डेज फ्रॉम 25 ऑफ मार्च से लेके 45 डेज तक अगर आपने पेमेंट वो कर दी है तो आपका ऑडिटर इसको डिसअलाउ नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो ऑडिटर आपका डिसअलाउ एक्सपेंडिचर कर देगा। अब कुछ बहुत सारा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड क्वेश्चंस हैं एफएक्यू। एफएक्यूज किस प्रकार हैं? पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या जो पुराने क्रेडिटर्स हैं 23-24 से पहले के जो क्रेडिटर्स हैं क्या उनके ऊपर 23-24 में डिसअलाउंस होगा? इसमें आंसर है बिग नो। 23-24 से पहले के जितने भी आपके क्रेडिटर्स हैं उनके ऊपर 43BH क्लॉज नहीं लगेगा, क्योंकि 43B स्टार्ट होता है अगर आपने एक्सपेंडिचर की डिडक्शन क्लेम करी है, तभी वो डिसअलाउ होगा उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। दूसरा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या 44AD के अंदर कोई रिटर्न फाइल करता है तो क्या उसको 43BH देखना है? इसका भी आंसर है बिल्कुल नहीं देखना है। अगर आप 44AD में रिटर्न फाइल करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में तो 43BH आपके ऊपर नहीं लगता। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या ड्यूरिंग द ईयर 23-24 जैसे पूरा फाइनेंशियल ईयर है, ड्यूरिंग द ईयर मैं इनवॉइस को कितना लंबा ले जा सकता हूं? जैसे फॉर एग्जांपल मई के अंदर मैंने कोई माल खरीदा मई 23 में और उसकी पेमेंट मैंने दिसंबर 2023 तक नहीं करी, लेकिन 31 मार्च 2024 को मैंने उसका आउटस्टैंडिंग नहीं छोड़ा, तो यहां पे आपने स्मार्टली प्ले किया और उसका जो है आपने पेमेंट की टर्म्स भी लंबी रखी और अपने एक्सपेंडिचर को भी अलाउ करा लिया। तो क्रिटिकल पॉइंट ये है पूरी, अगर इसको समराइज करें तो 31 मार्च 2024 तक आपको यह ध्यान रखना है कि जिन भी इनवॉइसेस की कट ऑफ डेट क्रॉस नहीं होने चाहिए और वो आउटस्टैंडिंग नहीं होने चाहिए। अगर वो आउटस्टैंडिंग हैं और कट ऑफ डेट उनकी क्रॉस हो चुकी है तो इट विल बी अ बिग ट्रबल फॉर यू, योर ऑडिटर विल डिसअलाउ ऑल दोज क्रेडिट्स। तो फ्रेंड्स, ये एक अटेम्प्ट था टू डिकोड द कंफ्यूजन एंड द केओस इन द implementation of section 43B clause H। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो यूजफुल है आपके लिए, तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो as maximum as possible. I'm signing off. Thank you very much for this patient hearing. Thank you very much.